नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज आपको जिससे मिलवाने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत अजीज़ हैं और मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। और हमारा साथ जो है सो तब से है जब मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी और उनकी पत्नी भी उनकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। तो हम बहुत सारी बातचीत करेंगे, बेलाग बातचीत करेंगे, बिल्कुल खुल कर करेंगे और जैसे मन करेगा वैसे करेंगे। अनएडिटेड रहेगा पूरा ये हमारी बातचीत, इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बातचीत। तो संजय सिंह आपके पास हैं, आपके सामने में हैं। तो आपने संजय जी, हम लोग फटाफट वाली बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत जल्दी पत्रकारिता को गुड बाय कह दिया, अलविदा कह दिया, क्या वजह थी? मज़ा नहीं आया। मैं जल्दी नहीं कहा, मैं 15 साल जनसत्ता में रहा, लेकिन 15 साल में जनसत्ता में एक प्रमोशन हुआ, वो भी बहुत बाद में। और मुझे लगने लगा था कि मैंने संस्थान को हमारी ज़रूरत नहीं है और या संस्थान को अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जैसे कहिए। तो मुझे लगा कि करने लायक नहीं है और मैं नौकरी करने नहीं आया था जनसत्ता में। मैं जनसत्ता में नौकरी करने आया था, लेकिन जनसत्ता जब जनसत्ता नहीं रहा तो मैंने छोड़ दिया। आप पत्रकारिता में क्यों आए थे? अब नौकरी मुझे करनी नहीं थी, ये मुझे पहले से समझ में आ रहा था और इसलिए हमने जमशेदपुर में प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दिया था। आइडिया ये था कि एक अखबार निकाला जाएगा और जमशेदपुर से मैं अखबारों में लिखता था, खूब लिख रहा था। उन्हीं दिनों वैकेंसी निकली जनसत्ता में, तो लोगों ने कहा कि मैं जमशेदपुर का नाम रोशन कर सकता हूँ, दिल्ली जा सकता हूँ, या जमशेदपुर से मैं लिखता रहता था तो लोगों ने कहा कि मैं सक्षम हूँ। तो लोगों ने मुझे बहुत प्रेरित किया अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन हो गया, तो मैं फंस गया। मैं आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, मुझे नौकरी करनी नहीं थी। तब मैं प्रेस चला रहा था और जितनी सैलरी पे मैं आया था उससे ज़्यादा सैलरी वहाँ दे रहा था और मुझे बंद करके आना था, क्योंकि पापा नौकरी में थे तो प्रेस चला नहीं सकते थे। तो मुझे 3 लोगों की नौकरी बंद करके अपनी नौकरी शुरू करनी थी। तो मुश्किल निर्णय था, लेकिन तब ये कहा गया कि, या समझा या मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन काम करके सीख लेते हैं और तब फिर अपना अखबार निकाला जाए। आपको ऐसा क्यों लगता था कि सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए, जबकि आपके बाद में आपकी छोटी बहन, आपके छोटे भाई आईआरएस रहे हैं और आपकी बहन जो है बहुत बड़ी पोस्ट पर है, यूनाइटेड नेशंस में हैं और सब लोग मतलब इस तरह के एक हाई क्लास प्रोफाइल है आपका पूरा। तो आपने ऐसा क्यों सोचा था कि नौकरी ही नहीं करनी है आपको कोई भी इस तरह की सरकारी टाइप की? नहीं, वो गड़बड़ ये है कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा और मेरे भाई बहन सब इंग्लिश मीडियम में पढ़े। मगर आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है। मेरी अंग्रेजी अच्छी इसलिए क्योंकि मैं अंग्रेजी जानना चाहता था। तो और अंग्रेजी मुझे आ गई, तो मुझे लगा कि मैं अनुवाद करके ज़्यादा अच्छा काम कर सकूंगा या लोगों की अच्छी सेवा कर सकूंगा। तो मैंने अनुवाद करना चुना जब मुझे अंग्रेजी आ गई और मुझे लगा कि जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनको मैं हिंदी में ऐसी चीज़ें उपलब्ध करवाऊँ जो अंग्रेजी में हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए मैंने अनुवाद को प्रेफरेंस दिया और मैं अनुवाद करने लगा। आपको बता दूं कि संजय सिंह के साथ मेरी दोस्ती हुई थी 1988 में, जब मैं जनसत्ता में नौकरी करने आया था। संजय सिंह मेरे सीनियर रहे हैं, पहले से थे वहाँ पर और इनके बारे में मैंने खबर पढ़ी थी जब हड़ताल हुई थी 1987 में इंडियन एक्सप्रेस समूह में। तब संजय सिंह उनमें से एक व्यक्ति थे जिनके ऊपर तेजाब से हमला किया गया था। तब बहुत बड़ी बात थी ये सब सुनना भी, जानना भी, और अखबार में पूरा संपादकीय छपा था इनके नाम को लेकर। तो इन पर काफ़ी लाठी बरसाई गई थी। थोड़ा सा बहुत संक्षेप में बताएंगे कि क्या हुआ था? आप बहुत छोटे रहे होंगे, कितनी उम्र थी आपकी तब? 24 साल के लड़के के ऊपर कोई तेजाब फेंक दे और डंडे से पीट दे उसको। नहीं, उन दिनों तेजाब फेंकना फैशन था, बहुत ऐसे मामले होते रहते थे। लेकिन हाँ, हड़ताल में तेजाब पहली बार इस्तेमाल हुआ था और हड़ताल मजदूर यूनियन की हड़ताल थी और मैं तो नया था, मैं तो यूनियन में किसी को जानता वानता भी नहीं था। तो हड़ताल में ये हुआ कि अखबार छप गया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और उसको डिस्पैच किया जाना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने कहा कि कुछ लोग चले तो गाड़ी रवाना हो जाए यहाँ से और कुछ लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हम लोग एडिटोरियल के कुछ लोग चले गए और सब ठीक ठाक हो गया, डिस्पैच हो गई गाड़ी। लेकिन लौटते समय हम लोग जरा कैजुअल हो गए और उसी समय टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने, बिल्डिंग के सामने कुछ लोग घात लगाकर हमला किया। उसी में से किसी ने तेजाब फेंका, लाठी डंडे चलाए, तो बाकी सब लोग तो भाग गए। मैं गिर गया तो मुझे चोट लगी और गिर गया तो मेरी ज़्यादा पिटाई। तेजाब के निशान तो आपके ऊपर अब भी हैं, वो काफ़ी मतलब मैंने बहुत कम हो गया, काफ़ी अच्छा इलाज हुआ था। हाँ, इलाज सर्वश्रेष्ठ हुआ था और सब लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया था, एक्सप्रेस के लोगों ने। संजय सिंह के साथ मेरे रिश्ते की बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत छोटी सी घटना है, मतलब बहुत आपको लगे छोटी सी बात है, मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत थी इस बात की कि जब मैं आया था यहाँ पर, आपको याद होगी शायद संजय जी ये घटना, कि जब मैं आया था दिल्ली और
88 मार्च की बात है कि एक्सप्रेस ढाबा हुआ करता था। आपको याद है एक्सप्रेस ढाबा पीछे में था, हम लोग खाना खाते थे दोपहर में। तो एक दोपहर में खाना खाकर वहाँ से जब निकला और पैसा देने के लिए गया, मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली कितने पैसे रहे होंगे, 7 साढ़े 7 10 रुपये शायद रहे हों, 7.5 रुपये रहे हों। तो हाँ, उस समय 4.5 रुपये का खाना होता था। 4.5 रुपये, 4.5 रुपये। 4.5 रुपये। तो जब मैं खाना खा करके निकला तो मुझसे जो होटल का ओनर था, मालिक था, उसने कहा कि आपके पैसे दे दिए गए हैं। तो मैं बिल्कुल नया था, भोपाल से आया था, मैं बड़ा हतप्रभ था कि मेरे पैसे किसने दे दिए। तो उन्होंने कहा कि आपके सामने संजय सिंह बैठे थे, खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, आप उनको नहीं पहचानते हैं क्या? तो मुझे आप जब उसने आपके नाम की चर्चा की तो मुझे याद आया कि आप वही संजय सिंह हैं जिसके ऊपर ये हमला हुआ था। मैं आया था ऑफिस और मैंने आपके पाँव छुए थे, तब से मैं आपको संजय सिंह बुलाता हूँ हमेशा, और आप कहता हूँ, और एक रिश्ता हमारे आपके बीच में बना। और जब मैं प्यार में आया था, जब मेरी शादी, हम दोनों की, मतलब हम दोनों अपनी अपनी पत्नियों के मिलने से पहले मिले हुए एक दूसरे से, और जब मैं प्यार में आया था तो उस समय भी आप मेरा बड़ा साथ देते थे। तो कई घटनाएं उसमें हैं, रोचक हैं, आगे बातचीत में वो बात याद भी करेंगे हम। आपको कभी प्यार नहीं हुआ दिल्ली में रहकर? नहीं, प्यार नहीं हुआ। मैं प्यार करने में यकीन नहीं करता था। मुझे पता था कि प्यार करके जो करना चाहिए आगे शादी वादी वो मैं कर नहीं पाऊंगा, और मैं जिस परिवार से आता था उसमें ये सब मुश्किल था, और मैं उस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने। एक छवि थी हम दोनों लोगों की जनसत्ता में, हम संजय द्वय के नाम से जाने जाते थे। हमारे बॉस है शंभुनाथ शुक्ल, और वो हमें संजय द्वय बुलाया करते थे। हम दोनों उन्हीं की टीम में थे शुरू से, और उसमें आप थोड़ा गरम दल के थे, मैं थोड़ा नरम दल का था, मगर हम दोनों लोग मिल करके अपने बॉस को, मतलब लिटरली, मतलब अच्छा काम किया हम लोगों ने, और अखबार में ठीक ठाक हम लोगों की वो रही, और हम लोगों ने अखबार में काफ़ी काम किया। अखबार में ऐसी खबरें छापी जो शायद हम लोग नहीं होते तो नहीं छपती, और मुझे याद है कि कई सारी खबरें हम लोगों ने छाप दी जो दूसरे लोग नहीं छापते और पूछते रहते, और जिस पे काफ़ी हंगामा हुआ। और जनसत्ता था या प्रभास जी थे, उन्होंने कभी हम लोगों से पूछा नहीं कि ये खबर क्यों छाप दी। लेकिन प्रभास जोशी जी थे, वो भी हम लोगों की टीम को तोड़ना तो चाहते थे कि दोनों संजय द्वय अलग हो जाएं। मुझे लगता है वो मैनेजमेंट का भाग होगा, मतलब वो मैंने, पुरानी बात है, तब आंदोलन और ये मजदूर यूनियन वगैरह होती थी, तो उसमें जितनी आपस में मजदूरों में दोस्ती होगी उतनी हड़ताल की संभावना ज़्यादा होगी। तो तुमको याद होगा, पता नहीं तुम्हारे आने के बाद हुआ या पहली बार, कि पहले एक्सप्रेस में पूरा एक हॉल में एडिटोरियल था हमारे साथ, तभी तो दीपशिखा कोने में बैठती थी और तुम इस कोने में थे। एक हड़ताल के बाद सबके क्यूबिकल बना दिए, वो बनाए गए थे हमारे शादी के बाद, जब हमारा, हाँ, बिल्कुल, जब मेरी शादी हुई। तो शादी हम लोग समझते थे कि शादी के बाद, असल में वो हड़ताल के बाद था। उसी समय अजीत शाही ने शादी की थी, हाँ, तुम्हारी शादी के साथ उस समय, हाँ, हाँ। तो उसके बाद और हड़ताल हुई थी। हड़ताल में अजीत शाही भी एक्टिव था काफी, हम भी थे, हम सब लोग थे, मतलब। तो मैंने एक्सप्रेस और जनसत्ता तब अलग अलग नहीं था। मैंने अजीत शाही अंग्रेजी का पत्रकार है, लेकिन है तो वो हिंदी भाषी। तो उससे हम लोगों की जो रेपो था या जो दोस्ती थी, वो इसीलिए थी कि एक हॉल में हम लोग सब लोग बैठे। मैं हिंदी भाषी होकर के अंग्रेजी में घुसपैठ कर बैठा, तभी ये संभव हो पाया कि एक ही हॉल था, तब वहाँ डिवीजन नहीं लगता था। और उसको तोड़ने के लिए मुझे लगता है कि वो मैनेजमेंट का पार्ट रहा होगा, गेम प्लान रहा होगा कि उसको क्यूबिकल में बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया। तो ऐसा तो नहीं कि क्यूबिकल बंटने से आपका किसी से मतलब चक्कर ना शुरू हो पाया हो? नहीं, मुझे करना ही नहीं था। मैंने, ऐसा नहीं कि मेरी दोस्ती नहीं हुई और ये नहीं था, लेकिन मुझे चूंकि आगे नहीं जाना था, इसलिए मैंने वो कोशिश नहीं। जब मैं दिल्ली नौकरी के लिए आ रहा था, मुझसे कई लोगों ने कहा था कि वहाँ पंजाबी लड़की के चक्कर में मत पड़ जाना तुम। आपको भी ऐसी हिदायत मिली थी क्या? हाँ हाँ, मुझे भी मिली थी, लेकिन मैंने ये देखा था कि दिल्ली में पंजाबी लड़कियों को दहेज में मिला, मतलब जो बिहारी दूल्हे थे उनको जो दहेज में सामान मिला, उतना तो बिहारी दूल्हों को कभी मिला ही नहीं। और उतने में तो IAS नहीं मिलते थे, और यहाँ लोगों को दिल्ली में फ्लैट दिया है लोगों ने, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। तो मुझे नहीं मिला। हाँ, वो तुम्हारी कहानी तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन वो अलग है। लेकिन जो यहाँ जो बदनाम किया जाता था कि दिल्ली में पंजाबी लड़की बिहारी लड़कियों को टारगेट करती है, वो सही भी हो तो बिहारी लड़के डिजर्व करते थे, और जो नहीं डिजर्व करते थे सो उनको मिला है। ऐसे भी केस है, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं मिला हो या कुछ लोग ठगे गए हों, लेकिन ज़्यादातर फायदे में रहे। एक ऐसा दौर भी था हम लोग की ज़िंदगी में जब हमारी शादी नहीं हुई थी, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, कि हम लोग एक ही दुकान से एक ही जैसे कपड़े खरीदते थे, एक ही जैसे शर्ट, एक ही जैसे ट्राउजर्स, एक ही जैसे जूता मोजा, यहाँ तक कि घर में चादर भी। बिल्कुल। तो एक बार मुझे थोड़ा याद आता है कि ऑफिस में लोगों ने कहा था तुम लोग कपड़े बदल बदल के एक दूसरे के पहनते हो। हाँ, तो हम लोगों ने एक दिन प्लान करके एक ही तरह का शर्ट पैंट पहन के गए थे। हम लोग खरीदते थे एक साथ, लेकिन पहनते नहीं थे एक जैसे कपड़े एक साथ। तो एक बार जब किसी ने कहा कि हम लोग एक ही कपड़ा बदल बदल के पहनते हैं,
तो हम लोगों ने लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं हमारे पास अलग अलग हैं, और हम लोग एक ही दिन एक ही तरह का कपड़ा पहन के गए थे। वो व्हाइट पैंट और पीला शर्ट था मेरे ख्याल से। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे कपड़े थे, मतलब एक तो बिल्कुल याद है कि हम पहन कर गए थे, और सफ़ेद जूता। व्हाइट पैंट, पीला शर्ट और सफेद जूता। सफ़ेद जूता, बिल्कुल। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल। एक बार हम लोगों ने जीन्स भी सिलवाई थी। जीन्स भी, जब हाँ। जीन्स इंडिया में नहीं मिलता था, विदेशी जीन्स, तो हम लोग मोहन सिंह प्लेस जाके, लेकिन वो शादी के बाद, तब शायद दीपशिखा भी गई थी हम लोगों के साथ। दीपशिखा भी गई होगी, मुझे वो वाली बात। दीपशिखा मोहन सिंह प्लेस गए थे, मोहन सिंह प्लेस गए थे और जीन्स सिलवाई थी। जीन्स सिलवाए थे, बिल्कुल। अच्छी याददाश्त है आपकी बहुत। तो एक बात बताइए कि जब आपने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया तो आपने अनुवाद को ही अपना प्रोफेशन मान लिया? नहीं, मैंने अनुवाद के दम पर ही नौकरी छोड़ी थी, और मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, पर मिली नहीं। और ठीक है कि मैं मांगने भी नहीं गया, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं निकली तो मैंने अप्लाई नहीं किया। तो वो सब मिला जुला है। जब मैं टीवी जर्नलिज्म में आ रहा था, आपका मन नहीं कर रहा था कि टीवी में आए आप? नहीं, मुझे कई लोगों ने टीवी में जाने के लिए कहा, कई लोगों ने सिफारिश की, कई लोगों ने मैंने खुद भी encourage आपको किया। कहा था कि हाँ, आप और मैंने कुछ सीनियर लोग मुझे लेकर गए, मिलवाया भी। अब सबका नाम हम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे जमा नहीं। मैंने वहाँ इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा था, और या हम लोगों को जो मिल रहा था उसको इतना कम समझा जा रहा था कि मुझे वो काफ़ी अपमानजनक लगा कि मैं वो एहसान क्यों लेने जाऊँ कि मैं 5,000 की सैलरी से 50,000 की सैलरी पे चला गया। तो मुझे वो बातचीत ही जमी नहीं, और मुझे उनका जो बिहेवियर था वो मुझे लगा कि वो मुझे बहुत तुच्छ समझ रहे। जाहिर है वो मुझे सैलरी नौकरी पे रखते और पैसे देते तो उस लायक होता मैं, तभी रखते, लेकिन मुझे अपनी तरफ से लगा कि वो ठीक नहीं है, तो मैं बोल के चला आया कि मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। आप जब पत्रकारिता में आए थे तो इसके ग्लैमर से प्रभावित होकर के भी आए थे आप, और आपको खैर अपना प्रिंटिंग प्रेस चलाना था। मैं तो आया ही था कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी थी और मुझे कुछ और करना था, तो मैं पत्रकार बनने आया था। आज के दौर में आप क्या कह सकते हैं पत्रकारिता के बारे में, नए लोगों को जो जिनको ग्लैमर दिखता है और करियर दिखता है और पैसा दिखता है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले एक चीज़ करेक्ट कर दूं कि हम लोग, मैंने यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी, तुमने भी नहीं दी, और दोनों लोग जानते थे कि यूपीएससी क्या होता है। मैं तो छोटा भाई यूपीएससी क्वालिफाई किया, तो हमने परीक्षा इसलिए नहीं दी कि हमें यूपीएससी देना नहीं देना था। ऐसा नहीं था कि नहीं जानते थे मेरे लिए। और जिस परीक्षा में हम लोग सेलेक्ट हुए उसके बारे में और किसी ने नहीं, प्रभाष जोशी ने कहा था कि वो यूपीएससी के लेवल की परीक्षा थी। तो इसलिए हम लोगों ने बाई चॉइस छोड़ा है, और हम लोग उस परीक्षा दी नहीं इसलिए कि हम वो करना नहीं चाहते थे। उसके अपने कारण हो सकते हैं, सही गलत हो सकते हैं। और दूसरा सवाल क्या था तुम्हारा? इसलिए हमने, नहीं, मेरा सवाल ये है कि आज जो बच्चे बहुत ग्लैमर के को समझ के, पहले पत्रकारिता में वो लोग नहीं आते थे, मतलब एक करियर नहीं था ये। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, मैं फिर वो गड़बड़ा गया। जो तुमको बताया कि हम लोगों ने यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी और जनसत्ता में आए, लेकिन पाया ये कि ये कैरियर नहीं है। और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशन होना चाहिए, वो यहाँ 15 साल की नौकरियों में नहीं पाया। जैसे 15 साल की नौकरी में मुझे एक प्रमोशन मिला जो बहुत आखिरी समय मिला, और साथ में मिला था, हम दोनों को प्रमोशन साथ में मिला था। प्रमोशन मिला, और उस समय हम लोगों के बाद या हम लोगों से जो जूनियर मेरे बाद ज्वाइन किए लड़के को डबल प्रमोशन मिला था, और उसके लिए संपादक जी ने अपने कारण बताए थे वगैरह वगैरह। लेकिन स्थिति यही थी कि वेज बोर्ड का जो सिफारिश होती थी उसको अखबारों में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। अभी भी मालिकान सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते रहते हैं और इम्प्लीमेंट करने में नानुपुर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ नौकरी है नहीं वैसे, और जिन लोगों को रखा जाता है उनको एम्प्लॉय का रिलेशन भी ठीक नहीं है, और पैसे तो जाहिर है लोग देना। जब आपकी शादी हुई थी तो ये सोचकर, आपकी शादी भागलपुर में हुई थी, और भागलपुर में आपकी शादी जब तय हुई थी तो ये सोच कर कि हम जनसत्ता के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से शादी कर रहे हैं, और आपने अचानक एकदम से फैसला किया कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, तो आपके ससुराल में और आपके घर में भी क्या रिएक्शन था लोगों का? नहीं, ससुराल में मैंने लोगों को मेरे पत्रकारिता के ग्लैमर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक नौकरी समझते थे और उनको लगा कि ठीक ठाक नौकरी है, ठीक ठाक पैसे मिलते होंगे। मेरे साधु डॉक्टर हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने जर्नलिस्ट से शादी की थी, तो वो दोनों को अलग अलग प्रोफेशन समझ के कर रहे थे, उसमें उनको कोई वो नहीं था। और जब मैंने नौकरी छोड़ दी तो उनको ऐसा कुछ नहीं था, उनको पता था कि मैं ट्रांसलेशन से सैलरी से ज़्यादा पैसा मुझे मिल रहा था। मतलब उनको अपनी बेटी की चिंता नहीं थी कि उसे भविष्य की नहीं, चिंता? वो जानते थे कि उसमें उसके पैसे आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था, बाकी घर के लोगों का? मेरे भाई ने कहा कि नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, नौकरी तो रहनी चाहिए, नौकरी का ये है। पिताजी का मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ना तो नहीं ही कहा था। बेसिकली मैंने तुमको बताया होगा कि मैंने फ्लैट खरीदा था तभी, और मैंने एडवांस दे दिया, फ्लैट पसंद आया, मैंने एडवांस दे दिया, लोन वोन सब करने के बाद भी 4 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, और कोई रास्ता नहीं था। मैंने क्रेडिट कार्ड में फिर सब ले लिया था, और चूंकि मैं कमाता था इसलिए मैं और खूब कमाता था, और ये मानता था कि मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और ज़्यादा कमा लूँगा और ज़्यादा काम कर लूँगा।
तो मुझे ये चिंता नहीं थी कि कहाँ से आएंगे, लेकिन वो 4 लाख पे फंस गया था मामला और कोई देने वाला नहीं था। सबसे ले चुका था, पापा से ले चुका था, सब कुछ कर चुका था। तो उसी समय वो वीआरएस का नोटिस था कि 3 लाख रुपए वीआरएस के मिल रहे थे और 1 लाख रुपए अगर नौकरी छोड़ देते तो ग्रेच्युटी हो। तो मुझे 4 लाख रुपए चाहिए थे, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी थी। आपने पत्रकारिता आपने छोड़ दी, अनुवाद को आपने अपना प्रोफेशन चुना, लेकिन आपने नौकरी छोड़ी है पत्रकारिता की। पत्रकारिता अभी भी आपसे छूटी नहीं है। मैं आपको हमेशा पढ़ता रहता हूँ सोशल साइट पर, आप तो बहुत ही मतलब बड़े बड़े पत्रकारों से ज़्यादा बड़ी पत्रकारिता करते नजर आते हैं। मैं जो लिखना चाहता हूँ या मैं जैसी पत्रकारिता करना चाहता हूँ वो सोशल मीडिया पे ही संभव हुआ। मैंने कभी लिखा नहीं। जनसत्ता की नौकरी में भी मैंने लिखा। जनसत्ता में था कि एडिट पेज का आर्टिकल आप ऊपर वाला नहीं लिख सकते जिसमें ज़्यादा पैसे मिलते थे या जो बड़ा छपता था, नीचे वाला ही स्टाफ के लोग लिख सकते थे। तो मुझे ये सब ठीक पसंद नहीं था, तो मैंने लिखा नहीं। और सभी अखबारों में एडिट पेज या कहीं भी जहाँ लेख पत्रिकाएँ छपती, रचनाएँ छपती थी, सब मित्र ही थे। लेकिन मुझे जब भी मैंने लिख कर दिया या लिखना चाहा तो किसी के यहाँ से ये रिस्पॉन्स नहीं था कि वो मुझे बता देते कि छापेंगे कि नहीं छापेंगे, जो मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट लगता था। कि मैंने अगर सब मित्र हैं और वो नहीं कह रहे कि मेरा छापेंगे कि नहीं छापेंगे, जैसे उन दिनों तो हाथ से लिख के भेजना बहुत मुश्किल था। और अब तो ठीक है, कंप्यूटर का प्रिंट आउट भेज दिया, 4 जगह भेज दिया, छपा नहीं छपा। लेकिन उन दिनों अगर मैंने हाथ से लिख के किसी को भेजा और वो नहीं छापा, 10 दिन बाद वापस कर दिया, तो मेरा तो लिखा बेकार गया, क्योंकि 10 दिन बाद वो कई रचनाएं छपने लायक नहीं होती थी। और कोई उस समय, मैं कह रहा हूँ कि कोई, जब मैं जनसत्ता में था तो उसके लिए जो मेरा अपर पोजीशन हो सकता था उसके साथ किसी ने कभी ये ऑफर नहीं किया कि हाँ संजय तुम लिखो और तुम्हारा नहीं छापना होगा। नहीं, लेकिन अब आप जो 2 दिन में लौटा दूंगा। बात वो नहीं है। अब आप जो लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं और कहीं भी लिखते हैं, किसी और साइट पर भी लिखते हैं, तो यू आर नॉट पेड फॉर दैट। आपको पैसे थोड़ी मिलते फेसबुक पर लिखने के। तो आप तो अपने दिल के गुबार ही तो निकालते हैं। मैं लिखने के लिए लिखता हूँ। मुझे जो लगता है कि लिखा जाना चाहिए, जो लोगों को बताया जाना चाहिए, वो लिखता हूँ। और वो अखबारों में छपने की स्थिति नहीं थी तो मैंने कभी लिखा ही नहीं। सोशल मीडिया आने के बाद मैंने लिखना शुरू किया है और मैं वही लिख रहा हूँ जो जब आप हम दोनों लोग इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में काम करते थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। हम लोग बहुत मुखर थे कांग्रेस सरकार में। जब बोफोर्स का मामला बहुत ज़ोरों पर था, तो हम लोग तो यही सब करते थे दिन भर पत्रकारिता के नाम पर। हमें लगता था कि पत्रकारिता का मतलब ही है कि आँख में आँख डाल कर क्वेश्चन करना, आँख डालकर। तो अब आपको देखता हूँ फेसबुक पर, आप जो मौजूदा सरकार, उसमें भी आप आँख में आँख डालकर क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत सारे पत्रकार नहीं करते हैं। अब बिल्कुल, मैं इसीलिए फेसबुक पे लिखता हूँ। नहीं तो मैं किसी अखबार में लिखता तो मुझे काफ़ी पैसे मिल रहे होते, और या पैसे मिल रहे होते तो मैं किसी अखबार में लोगों से दोस्ती करता, वैसी व्यवस्था करता। लेकिन मुझे जो लिखना है वो फेसबुक पर भी छपता है। पर वो जब बड़े बड़े लोग डर करके बैठ गए तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर किस बात का? मतलब मैंने मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ जाए। छापा पड़ेगा तो मुझे खुशी होगी कि चलो मुझे इस लायक समझा गया, और कोई गलत पैसा है नहीं। बाकी कोई किसी को गोली मार देगा और क्या कर सकता है? तो मैं वो नहीं मानता कि कोई गोली मार देगा तो लग जाएगा। बहुत लोगों के बगल से गोली निकल जाती है। तो अगर मुझे मरना होगा तो मर जाऊंगा। मर गया होता उसी दिन जिस दिन एक्सप्रेस की हड़ताल हुई थी। इतना मारा गया था कि मैंने किसी को बताया नहीं, अभी तुमसे बता रहा हूँ कि मैंने उससे पहले पढ़ा था कहीं कि अगर आप पे अटैक हो जाए और लिंच होने की स्थिति हो, लिंचिंग के बाद मुझे हमेशा दिमाग में आया, याद होता है कि आप उठिए मत, आप पड़े रह जाइए, तो सामने वाला समझेगा कि मर गया। और कोई पब्लिक भीड़ में आपको मारना नहीं चाहती है। कोई नहीं चाहता है कि मेरे हाथ से कोई मर जाए, तो अगर आप टारगेट नहीं हो स्पेसिफिकली तो मैंने उस दिन भी यही किया था कि मुझे 1-2 बार तो मैंने उठ के भागने की कोशिश की। बाद में मुझे तुरंत ध्यान आया कि अगर मैं उठूंगा तो ये फिर मारेंगे, तो मैं पड़ा रह गया। और फिर सब लोग धीरे धीरे चले गए, तब मैं उठ के भागा। ये 1987 की बात है, मुझे याद है। वो प्लान था। इसलिए क्या बात है, ये तो मेरा ये मानना है कि अगर मरना होता तो मैं उस दिन मर जाता, और नहीं मरा तो नहीं मरूंगा। जब मरना होगा तभी मरूंगा। और बहुत लोगों की गोली बगल से। ये आपका जो तेवर है, मिजाज है, जो अक्खड़पन जिसको हम लोग कहते थे, शंभू जी आपको अक्खड़ बुलाते थे बहुत। तो कई बार तो मैंने देखा कि प्रभास जोशी जी भी उलझ जाते थे। एक बार आपने उनसे पूछ लिया था कुछ? नहीं उलझता। वो क्या घटना थी वो? उलझता नहीं था, लेकिन हाँ जो बात दिमाग में आती थी बोल देता था। क्या था वो? मुझे तो याद है, आप बताइए। रैकेट की बात चल रही थी कि फलाना रैकेट करता है, फलाना रैकेट करता है। तो प्रभास जी कुछ हाथ में लेके आए। दिवाली का टाइम था उस समय। दिल्ली में गिफ्ट देने का रिवाज है, जो हम लोग जानते नहीं थे, और दिल्ली में ही सुना था कि गिफ्ट दिया जाता है। तब हम लोग बिल्कुल मतलब छोटे छोटे। तो जो वो लेके आए वो बैडमिंटन के रैकेट की तरह ही था। तो मैंने पूछ दिया कि ये क्या रैकेट है। मेरे दिमाग में वो रैकेट बोलते ही आ गया कि गड़बड़ हो गया। रैकेट का मतलब वो रैकेट। मैं बैठा था आपके साथ बगल में। बिल्कुल। तो लेकिन वो मैंने जानबूझकर नहीं बोला था, लेकिन हाँ मुंह से निकल गया था।
लेकिन जो सोच समझ के बोलते हैं, इसकी काफी चर्चा होती थी बाद में कि आपने प्रभास जोशी से पूछा क्या रैकेट है, तो उन्होंने मैंने क्लैरिफाई किया कि मैं वो रैकेट नहीं बोल रहा हूँ, बैडमिंटन वाला बोल रहा हूँ, तो वो भी कम नहीं थे। नहीं, ये प्रभास जी ही कर सकते उन्होंने क्या कहा था पता है ना, याद है ना आपको? उन्होंने कहा था नहीं वही रैकेट है जो आप सोच ये प्रभास जी ही कर सकते थे। मैं इसीलिए प्रभास जी का मुरीद हूँ कि प्रभास जी में बहुत सारे बड़प्पन थे जो आमतौर पे हिंदी के पत्रकारों में या हिंदी बोलने वालों में, मैं अब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभास जोशी में ये बड़प्पन था कि मैंने कह दिया कि रैकेट है और वो मुझे डांट सकते थे, मुझे सजा दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको उसी स्पिरिट में लिया और कहा कि हाँ हाँ वही रैकेट है। ये प्रभास ही कर सकते थे, सब लोग नहीं कर सकते था। अच्छा एक बात बताइए, मेरे मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि हम लोग रोज़ मिलते थे, जब तो मेरी शादी हो गई, तो मेरी शादी हुई, आपकी नहीं हुई थी, आपकी थोड़े दिनों के बाद हुई थी, तो मेरी शादी के 2-4 महीने के बाद ही शादी आपकी नहीं, वो आभास हॉस्पिटल में था। हाँ, मतलब 1 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद आपकी शादी हुई। तो मेरा ये प्रश्न है कि जब शादी हो गई तो मेरी पत्नी तो हम तीनों के तिकड़ी में शामिल हो गई थी, फिर आपके फिर धीरे धीरे कम मिलने लगे आपस में। हाँ, मुझे लगता है कि नहीं, कम कहाँ मिलते थे हम लोग, तो रोज ही फिर भी साथ ही जाते थे हम लोग तो। नहीं, जब तक आभास स्कूल जाता था और अंकित का स्कूल बस स्टॉप सब एक ही था। अच्छा, हमारे बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। स्कूल में पढ़े हैं और हम लोग एक ही स्टॉप पे छोड़ते रहे हैं। हम लोग आते रहे थे काफी टाइम तक, लेकिन बाद में जब तुमने जनसत्ता की नौकरी छोड़ी उसके बाद मिलना जुलना कम हुआ, अमेरिका जाने के बाद। फिर अमेरिका तक में तो खूब बढ़िया था, तो हम लोग की बात होती थी, तुम्हारे कमरे में ही ले जाकर के दफ्तर में देता था। तब वो ट्रांसफर तो हो जाता था, मेरे तुम्हारे पास एक फॉन्ट थे इसलिए, फिर वो उसका प्रिंट आउट में निकाल के ले जाता था और एक्सप्रेस में रिकम्पोज होता था, फिर तब छपता था। तो ये सब तो हम लोगों ने तब कर लिया जो हम लोग की जोड़ी खूब मशहूर रही और ये 35-36 साल पुरानी दोस्ती हमारी जो है सो यथावत चलती आ रही है। और अभी आपसे मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ कि अभी जो नई पीढ़ी पत्रकारिता में, उसको कुछ कहना चाहेंगे आप? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि पत्रकारिता की नौकरी के बारे में तुम बताओ, मैंने तो अपना बता दिया। तो पानी पी लेने दीजिए। मैंने तो मजदूर यूनियन और उसकी बात बता दी कि पहले यूनियन होती थी, हड़ताल होती थी, जो मैनेजमेंट ने तोड़ दिया। लिबरलाइजेशन के बाद लोगों या टीवी में जाने के बाद लोगों को इतने पैसे मिलने लगे कि अब हड़ताल होती ही नहीं है। तो मैंने तो नीचे के लेवल की बात की, सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर के लेवल की, या न्यूज एडिटर तक चल लो। तुम ऊपर के पोजीशन में रहे, मुझे लगता है कि ऊपर वाले नीचे वालों को पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। तुम बताओ कि क्या है? नहीं, मेरी स्थिति थोड़ी सी अलग थी। मैं एक डिफरेंट तरीके से भाग्यशाली व्यक्ति रहा हूँ। एक तो मुझे हमेशा अच्छे ग्रुप में नौकरी मिलती रही, मतलब मुझे मेरा नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो तुम्हारी जगह थे या तुम्हारे समकक्ष जो लोग थे किसी भी संस्थान में, आज तक में थी में सब लोग, मेरा ये मानना है कि हिंदी के संपादक, हिंदी के खास करके, वो नीचे वालों को पैसा देना नहीं चाहते, सक्षम लोगों को रखते नहीं हैं और किसी के कैरियर के लिए उसको एनकरेज नहीं करते या उसको इतना हेल्प नहीं करते कि वो अगर उनसे अच्छा कर सकता है तो उसको हेल्प नहीं करते कि वो करे। स्ट्रिंगर से काम करवाते हैं, मैनेजमेंट से क्यों नहीं स्ट्रिंगर को पैसा दिलवाते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको हेल्प करते हैं। ये मैंने नॉर्मली देखा नहीं कि होता है। तो सीनियर पोजीशन में तुम रहे हो, तुम बताओ कि इस बारे में क्या सोचते हो? तो क्या तुमने कभी स्ट्रिंगर की मदद करने की चाही, मैनेजमेंट ने क्या किया? ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से चूँकि मैं बहुत नीचे से ऊपर गया था और मैं ट्रेड यूनियन में भी रहा, और जब टेलीविज़न जर्नलिज्म में आया तो यूनियन बाजी की बात ही ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरी तरफ से तो मैंने बहुत लोगों को इनकरेज करता था, बहुत करता था। पर ये बात आपकी सच है कि हिंदी पत्रकारिता में, टेलीविज़न में ख़ास तौर पर एक ऐसा समय आ गया, एक ऐसा दौर आ गया जब योग्य लोगों को पहचान दिया जाता था कि योग्य है, तो उसको ख़त्म कर दिया जाता था, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। तो खैर ये तो एक अलग चीज़ है, मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। एक सिस्टम ही ऐसा बना, ये पूरे हिंदी जगत का शायद ये दोष रहा हो, क्योंकि मैं तो जब टेलीविज़न में आया था तो मैं रिपोर्टिंग में गया था। तो रिपोर्टिंग करता करता फिर मैं जी में गया, जी से मैं फिर अमेरिका चला गया, अमेरिका से आया तो कुछ समय सहारा में भी रहा, फिर उसके बाद मैं आज तक गया, आज तक मैं 16 साल रहा। तो मेरा मोर और लेस ज़िंदगी का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है, अलग रहा है। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल, समझ रहा हूँ। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे मुझे 15 साल प्रमोशन नहीं मिले, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई शंभू जी ने या प्रभास जी ने कोशिश नहीं की, या उनके लिए ये मैटर नहीं करता था कि मुझे, जैसे प्रभास जी ने कहा था कहीं किसी इंटरव्यू में कि ज़्यादा पैसे देने से कोई अच्छा शीर्षक तो नहीं लगा देगा। तो मेरा मानना है कि अच्छा शीर्षक लगाने वाला बना रहे आपके साथ,
या आपके अखबार में नौकरी करता रहे, इसलिए उसको उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो टीवी में ये चीज़ का बड़ा, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि अगर उसको कोई मालिकों को कुछ अच्छा लगता है तो उसको बनाए रखने के लिए बहुत पैसे देते हैं। पर एक बात ये भी तय है कि टेलीविज़न में कुछ लोग बहुत पैसे पाते हैं, बहुत लोग थोड़ा पैसा पाते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग कम पैसे पाते हैं। तो ये एक मतलब फ़र्क रहता है। और चूँकि कोई इसका सिस्टमेटिक क्राइटेरिया नहीं है, तो अब वो मोटा मोटी ये है कि जो मालिकों को भा जाए वो सबसे अच्छा है, और जो उनके इरादों को पूरा करता हो तो सबसे अच्छा है। नहीं, फिर मैं मालिकों की बात नहीं कर रहा। मान लो कि कहीं एक घटना घट गई, झुमरी तिलैया में विस्फोट हो गया, आग लग गई, बम फट गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, तो वहां तो तुम्हारा रिपोर्टर है नहीं है। कोई एक आदमी जो नियरेस्ट होगा या जो सहयोग से सबसे पहले मौके पे पहुंचेगा, उसके पास सबसे बढ़िया वीडियो होगा। तो क्या उसके लिए मैनेजमेंट, चैनल या संपादक, माने वहां तो संपादक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भले मालिक संपादक से कहेगा संपादक से, तो क्या उससे सर्वश्रेष्ठ वीडियो लेने के लिए कुछ भी दे दो, कितना भी पैसा दे दो, ये किया जाता है कि ये कहा जाता है यार तुम्हारा हमने पिछला वीडियो भी दिखाया था, ये भी दिखाया था, तो ये वाला भी तुम हमें को दोगे? नहीं, उसमें इस तरीके से काम होता है। देखिए, स्ट्रिंगर होते हैं हमारे, जो बहुत छोटे छोटे जगह होते हैं वो स्ट्रिंगर है। और स्ट्रिंगर है तो देखिए, जो इस तरह का जो इवेंट होता है या इंसिडेंट हो जाता है तो उसका वीडियो तो किसको मिल जाए कोई नहीं जानता है। तो कई बार तो बहुत चालाक लोग होते हैं, कोई दर्शक ही होता है जो कि वीडियो शूट कर लिया, मान लीजिए कोई रेलगाड़ी की एक्सीडेंट ही वो, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत अभी पहले बहुत पहले तो स्ट्रिंगर जो होते हैं, कभी मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं पैसा डजंट मैटर, हम दिखाना चाहते हैं, और उससे कहो कि वो क्या पैसा लेगा? ये डिपेंड करता है कि कौन से चैनल किसको किसका चैनल का नाम लेना चाहोगे, मतलब कौन, अच्छा जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो आज तक में मैं रहा, तो अगर अच्छा विजुअल है तो हम उसके लिए ज़्यादा खर्च करने को तैयार भी रहे हैं। ये संपादक पे होता है, मालिकों पे होता है। देखिए, मैं तो खुद संपादक, पैसा कौन रिलीज करता है, कैसे होता है? पैसा तो ऑब्वियसली पैसा रिलीज, दर्शकों के समझ, पैसा तो देखिए, जो संपादक होते हैं वो मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। तो जो मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं उनके पास काफ़ी सारी शक्ति होती है इस तरह की कि वो ये डील कर सकते हैं कि हम आपको ये इस चीज़ के लिए इतना दे सकते हैं और कर सकते हैं। मतलब वो ये सारा कुछ डिपेंड करता है, और कि कैसा विजुअल है और क्या है, वो अलग बात है। पर जो आपका मुख्य प्रश्न है, वो प्रश्न आपका ये था कि क्या हम बहुत अपने जो जूनियर एम्प्लॉय, खास तौर पर जूनियर का मतलब आप स्ट्रिंगर की ओर हमें ले जाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो जैसा कि होता है कि हाँ, नहीं सोचते हैं, बहुत नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता है। जब आदमी एक खुद कंफर्ट जोन में होता है तो दूसरे का अनकंफर्ट जोन उसको नहीं दिखता है, और मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ, उसका हिस्सा रहा हूँ। तो इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि आज की रिपोर्टिंग, आजकल जो रिपोर्टिंग है, जैसे संभव है तो हर जिले, गांव, कस्बे में रिपोर्टर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मीडिया संस्थान का। उसके लिए जब डेस्क पे लोगों को, दिल्ली में लोगों को पर्याप्त सैलरी नहीं मिल रही है तो वहाँ देंगे नहीं, और वहाँ जब देंगे नहीं, माने एम्प्लॉय तो होता ही नहीं है। जब किसी को कह दिया जाता है कि भाई वो तो हमारा एम्प्लॉय नहीं था, दुर्घटना में मारा जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ दंगा हो जाए, कुछ गलत कर दे, तो मैं मीडिया संस्थान कह देता है कि भाई वो तो हमारा एम्प्लॉय नहीं है। होता नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जो स्ट्रिंगर होते हैं वो आपके एम्प्लॉय पेरोल पर भले नहीं होते हैं वो, लेकिन अगर उनकी भेजी हुई खबर आपने चला दी है अपने यहाँ, तो आप लायबल हो जाते हैं उसके लिए। आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं, टेक्निकली हो जाते हैं। नहीं, टेक्निकली नहीं, आप कानूनन बिल्कुल एकदम हो जाते हैं। लीगली आप, मतलब अगर आपने चलाया है तो आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि वो तो स्ट्रिंगर था जी, हम क्या कर सकते हैं। तो अब तो टेलीविजन चैनल में 99% जो चैनल हैं उसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता है, सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। तो आप किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने, 3 साल का होता है, किसी का 2 साल का होता है, कॉन्ट्रैक्ट पर ही नौकरी करते हैं सब लोग। तो अगर कोई विजुअल आपने चला दिया है तो ये संपादक, मेरा मतलब आर्टिकल छापने से भी है, नहीं अखबार का डेथ हो गई, मान लो किसी की डेथ हो गई तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। मैनेजमेंट नहीं देता, मुझे नहीं लगता किसी को कंपनसेशन देता है। हाँ, वो या मैंने संपादक, उसकी लड़ाई संपादक, अगर मान लो किसी रिपोर्टर की किसी छोटे शहर में, आरा में, सिवान में किसी रिपोर्टर की डेथ हो गई, एक्सीडेंट से मर्डर हो गया, दोनों होता है, सब होता रहा है, तो ये संपादक की जिम्मेदारी है कि उसको क्षतिपूर्ति दिलवाए, उसकी पत्नी को नौकरी की, नैतिक रूप से, संस्थान में न तो कहीं और भी नहीं, लेकिन संपादक नैतिक रूप से आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और मैं कहता हूँ कि इस ओर नहीं ध्यान जाता है लोगों का, नहीं करता है कोई भी। लेकिन जो पेरोल पर एम्प्लॉय होते हैं उनका इंश्योरेंस होता है। पर हाँ, वो तो देखिए, टेलीविज़न चैनल जो है सो बिल्कुल अछूता नहीं है उससे, वो बिल्कुल एक कॉरपोरेट सेक्टर की तरह काम करता है, जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड कोई भी है। नहीं, मैं कॉरपोरेट की तरह नहीं मानता हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि कॉरपोरेट तो दे देता है, वो लायबल है देने के लिए। मीडिया में होने का फायदा उठाता है और नहीं देता है।
ये बात आप कॉर्पोरेट, अगर टाटा या बिरला या डालमिया किसी के कर्मचारी की डेथ हो जाए तो एक खबर छप जाएगी, लेकिन अगर अखबार के किसी कर्मचारी की डेथ हुई तो कहाँ खबर छपेगी? और संपादक नहीं देगा तो नहीं हाँ, देगा। ये गलत ट्रेंड है। इसके बारे में मैं मानता हूँ कि पता नहीं क्यों ये रिवाज है कि अखबार या चैनल अपने एम्प्लॉय की पीड़ा को हाईलाइट नहीं करता है। उसको डेथ तो बहुत बड़ी बात हो गई, डेथ तो चलिए मैं मानता हूँ कि मतलब बहुत बड़ी बात है, पर इन जनरल भी उनकी तकलीफ़ की सुनवाई नहीं होती है। और ये क्यों रिवाज बना? देखिए, मुझे तो टेलीविज़न चैनल जो है वो अभी भी भारत में कभी भी नहीं था, प्रोफेशनल तरीका नहीं था। जैसे अखबार में हमने काम किया, इंडियन एक्सप्रेस में तो जितने भी दिन हमने काम किया है, एक प्रोफेशनल एटीट्यूड था वहाँ पर काम का। टेलीविज़न चैनल में नहीं है, वो अप्रोच ही नहीं है, नहीं है, अप्रोच ही नहीं है, वो अप्रोच नहीं है। अप्रोच नहीं है कि हम और आप हड़ताल में शामिल हुए थे, हमें आपको नौकरी से निकाल दिया गया क्या? हम तो मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े हो गए थे ना। आप टीवी में नहीं कर सकते काम। नहीं, अब नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही आया। पहले एम्प्लॉय परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी आया था बछावत वेज बोर्ड के बाद ही आया था। लिबरलाइजेशन का नतीजा है ये। हाँ, तो वो सब एक मुश्किल है। टेलीविज़न चैनल जो है, देखिए मैं तो न्यूज़ चैनल को बहुत हाफ बेक्ड जर्नलिस्ट जो न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, प्रिंट में भी वही हालत है। अब हो गया तो है। पैसा ज़्यादा मिल रहा है, प्रिंट में पैसा भी कम बात मिल रहा पैसे वो की भी है ही हाँ। नहीं। देखिए क्या हो गया है, मैं आपको एक बहुत मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है इसमें। एक ऐसा धंधा है पत्रकारिता, हिंदी में ख़ास तौर पर, कि जो कुछ नहीं कर पाता वो पत्रकार बन जाता है। ये जनरल परसेप्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, बहुत सारे अच्छे लोगों ने भी इस ओर मुँह किया, जैसे आपने किया, मैंने किया, और बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि पत्रकार ही बनना चाहते थे, पत्रकारिता करने आए वो लोग। पर अगर आप इस पर चिंता जताने की बात करेंगे तो मेरा मानना है कि जो आदमी बैंक में क्लर्क का इम्तहान नहीं दे सकता है, पास नहीं कर सकता है, बिल्कुल, हाँ, वो संपादक बन गया, वो संपादक बन गया, वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करता है। आप क्या बात करते हैं? वो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करता है। तो उसको परिस्थितियां वहाँ तक पहुँचा देती हैं, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो इसके लिए योग्य भी था। और अब क्या है कि कैमरे पर अब बहुत सारी चीज़ें हैं। कैमरे पर आपका अगर आप दिखने में अच्छे हैं, आप बोल लेते हैं, तो यही सब क्वालिफिकेशन रह गया है। हमने तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई भी की, जनसत्ता में रहते आपकी जानकारी में है। तो पत्रकारिता का एक एथिक्स और कोड पढ़ाया गया था हमें हमारी ट्रेनिंग पार्लियामेंट के अंदर हुई थी, लोकसभा सचिवालय उसको संचालित करता था। अब थोड़ी होता है वो सब। अब तो आप आइए, कुछ भी बोल दीजिए, गलत सही कुछ भी बोल दीजिए। और आप उस पर भी मैं बताऊं कि मैंने जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हुआ, कहा जाता है कि जर्नलिस्ट को प्रोफेशनल क्वालिफाइड नहीं होते हैं। अभी कहीं छपा था कि 99% पत्रकार जो है सो योग्य नहीं है। मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं पत्रकार नहीं था, मैं तो बीएससी करके एग्जाम दिया था, रिजल्ट भी मेरा नहीं, यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूं आपको कि हम और आप जब इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी करने गए थे तो हम पत्रकार नहीं बनकर गए थे। हमें 1 साल के लिए ट्रेनिंग जर्नलिस्ट रखा गया था, और हमें 1 साल की पढ़ाई करवाई गई थी हमारी। वही मैं बता रहा हूँ कि 1 साल जब मेरा सिलेक्शन, मैंने जब ज्वाइन कर लिया तो मुझे लगा कि भाई प्रोफेशनली क्वालिफाइड तो मैं हूँ ही नहीं। तो मैंने आईआईएमसी में अप्लाई किया, और आईआईएमसी में अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो परमिशन मांगना था, तो मैंने जब परमिशन मांगा तो संपादक जी ने परमिशन नहीं दिया कि यहाँ आपको ट्रेनिंग मिल ही रहा है। तो मुझे ट्रेनिंग मिलने को मिल गई, पर मेरे पास कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है। तो पहले तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, और जनसत्ता में संपादक जी ने कह दिया कि हाँ वो ट्रेन कर दिए, ट्रेन हो गई। लेकिन बाद में जो लोग सर्टिफिकेट लेके ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, वो कहाँ अलग है, वो कहाँ अलग नहीं, उसकी वजह यह है कि अब पत्रकारिता की पढ़ाई होती नहीं है। पत्रकारिता को अब टेक्निकल कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि आपको बोलना आता हो, आप कैमरे के सामने बैठने लायक हो। ये सच बात है, इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि हाँ, आज के लिए दौर में जो पत्रकारिता जो चल रही है वो एक्चुअली पत्रकारिता नहीं है, ठीक है। हमने आपने जो किया ना कॉर्पोरेट है, ना, ये भी जो मीडिया की नौकरी करना, ना कॉर्पोरेट की नौकरी करना है, ना पत्रकारिता। जो 2-4 चैनल को छोड़ दें अगर आप, मतलब जिसमें हम लोगों ने नौकरी की है उसको छोड़ दें, तो हकीकत में नहीं है। और पत्रकारिता है नहीं, पब्लिक के पास एक बुद्धू बक्सा टंगा हुआ है, उसको देख रहे हैं, कुछ भी दिन भर बहस होती है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नौकरी में आए और ये कहते हुए कि हमें नौकरी दे दीजिए, बस क्यों भाई, तो हम दिखने में अच्छे हैं। तो ये कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं था। मैंने कई लोगों का टेस्ट दिया, कई लोगों को इंटरव्यू में नौकरी दी, पर आपने पूछा तो पत्रकारिता की स्थिति वाकई शर्मनाक है। और मैंने 87-90 में जब हम लोगों ने नौकरी की, और तब से लेकर अभी तक बहुत खराब हुई है। मैंने कॉर्पोरेट का रूप देने की कोशिश की जा रही है, कॉर्पोरेट की सुविधाएं नहीं है। अब मालिकों का मिशन तो है ही नहीं, या हो तो मैं नहीं कह सकता मिशन कुछ और। देखिए, पत्रकारिता में एक शब्द है बिजनेस। अगर आप कोई भी काम है, जैसे मेडिकल प्रोफेशन को बिजनेस से जोड़ देंगे, टीचिंग प्रोफेशन को बिजनेस से जोड़ देंगे, जर्नलिज्म को बिजनेस से जोड़ देंगे, तो जब बिजनेस होगा वो, तो उसका यही स्वरूप
उभरेगा जो उभर कर सामने आया है। वो निश्चल होने की कोशिश करेगा, दिखाएगा, पर अल्टीमेटली आज के ज़माने में चैनल मतलब क्या? चैनल का मतलब टीआरपी, टीआरपी मतलब बिजनेस, रेवेन्यू। तो जब आपके पीछे रेवेन्यू काम करता रहेगा तो आप जर्नलिज्म नहीं कर सकते हैं। तो जर्नलिज्म कैसे कर सकते हैं? आपको कोई रेवेन्यू नहीं है आपका, आप फेसबुक पर करते हैं, खुलेआम करते हैं, चौड़ा होकर करते हैं, तो वो तो हो सकता है, संभव है कि आप कर रहे हैं जो कर पाएँ। पर हकीकत में जब इसको ये बहुत चालाकी से किया गया, मतलब वो है, अगर आप इसको बहुत उससे समझें तो मैं आपको बहुत डिस्क्राइब करता हूँ कि चालाकी से हुआ है। क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी तभी ये बात चलती थी कि जो दूरदर्शन है वो सरकारी भोंपू है तो प्राइवेट को देना चाहिए, मगर प्राइवेट में किसको दिया गया? जो बिजनेसमैन थे, जो बिजनेस करते थे। तो उसका यही हश्र होना था, इसमें कोई बहुत जिसका हश्र ही वही होना था। अगर आप मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं खोलकर प्राइवेट ही खोलेंगे और डोनेशन पर ही डॉक्टर बनाएंगे तो लुटेरा डॉक्टर तो पैदा होगा ही होगा। हाँ, लेकिन एनडीटीवी की कहानी अलग है। एनडीटीवी काफ़ी प्राइवेट में भी काफ़ी प्रोफेशनली चला और फिर प्राइवेट होने तो एनडीटीवी का हश्र भी आपके सामने है। बिल्कुल। तो आपके सामने दो ही ऑप्शन है कि या तो आप उस राह पर चलें या फिर आप खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। मिलाकर यही है कि कारपोरेट पत्रकारिता होती नहीं और जो मालिकान है वो मिशन पत्रकारिता करते नहीं, तो पत्रकारिता में कैरियर नहीं है, ना नीचे के लेवल पे ना ऊपर के लेवल पे। मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूँ इस बात को। तो पत्रकारिता में अगर नौकरी करने लायक तब होगा जब इसमें कुछ खास किया जाए, कुछ काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन हो, वरना अभी पत्रकारिता कोई नौकरी नहीं मिले तो ठीक है, कर लो। देखिए, पत्रकारिता में मिशन अब नहीं है, नौकरी है, और नौकरी भी बिना सुविधाओं वाली नौकरी है। बैंक के क्लर्क जाहिर है किसी पत्रकार, देखिए ये जो है मिशन वाला भाव अगर हम हटा भी दें पत्रकारिता से, तो ये कॉरपोरेट की तरह भी काम कर सकता है, मगर एक बेसिक निष्ठा तो होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि पत्रकारों के अंदर 3 गुण मौलिक रूप से होने ही चाहिए, जो दुर्भाग्य से नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पत्रकार का काम इन्फॉर्मेशन को देना है, मतलब सूचना का आदान प्रदान तो है ही। पत्रकार का काम सोसाइटी को क्रिएटिवली, कंस्ट्रक्टिवली जोड़ना भी है। बट जो आखिरी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके अंदर सरकार की आंख में आंख डालकर पूछने का मादा होना चाहिए। अगर वो खत्म हो गया तो पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं। जो आप कर रहे हैं फेसबुक पर, वो एक्चुअली हमको टेलीविज़न जर्नलिज्म में और प्रिंट जर्नलिज्म में दिखना चाहिए, जो आप कर रहे हैं या आप जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको, लेकिन मतलब कि दिन भर लाठी लेकर सरकार के खिलाफ लगना है, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो उनके नीतिगत फैसलों में जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको हाईलाइट करने का दम होना चाहिए। और जो आपने कहा कि मरना होता तो मर ही गए होते तेजाब कांड के बाद, तो जिंदा रहे तो पत्रकार बनने आए हैं, तो इसके लिए तैयार होना चाहिए। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। और मैं भी पत्रकारिता से जो खुद को थोड़ा दूर किया, तो ऐसी परिस्थितियों में लगने लगा था कि शायद दूर हो जाना ही ठीक है। कई बार ऐसा लगता है। अच्छा, हाँ, जब तुमने बात छेड़ा ही है तो ये बताओ कि तुमने छोड़ दिया कि छोड़ना पड़ा? नहीं, ना मैंने छोड़ दिया ना मुझे छोड़ना पड़ा। मेरी स्थिति त्रिशंकु में उलझ गई। और त्रिशंकु में उलझ गई क्योंकि मैं आज तक मैं 16 साल रहा, तेज़ का मैं हेड था। तो उसको छोड़ने के बाद मैं गया था टाइम्स नाउ में चला गया था। हाँ, ये खबर छपी थी और 4 महीने रहा भी वहाँ पर। पर अब वो कहानी जो है सो बीच में उलझ गई मेरी। अब वो उलझ गई, मेरा 2 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, पर उलझ गई। और अब उस बारे में मैं अभी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ। तो मैं अपने बारे में यही कह सकता हूँ कि ना छोड़ना पड़ा ना छूटा। और वो त्रिशंकु में कौन अटका था मुझे याद नहीं आ रहा है। ये बहुत लोग जानना चाहते हैं और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने कहा कि चलो अभी मौका है, मैं तुमसे पूछ ही लूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप मेरे लिए बड़े भाई हैं और मैं आपसे कभी कोई बात छुपाता भी नहीं हूँ, हाइड भी नहीं करता हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ संजय क्या कर रहा है, तो मैं कहा कि संजय सुबह था, ये खबर मैंने पढ़ी थी, ज्वाइन किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, पर अभी तो नौकरी नहीं कर रहा। नहीं, मैंने ज्वाइन कर लिया था। और वो कुछ बात बीच में रुक गई, उलझ गई। और नौकरी है, इसमें वो सब होता रहता है। नहीं, मैं इन बातों को लेकर, देखिए मुझे जीवन में एक ही बात विचलित करती है, मतलब मेरी तरफ से, मैं बहुत अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहता हूँ, पर एक बात जो है मुझे विचलित करती है, मुझे छल से बहुत नफरत है। बिल्कुल, होना भी चाहिए। बस तो एक ही बात है, और वो किसी भी लेवल पे हो, मैं रिएक्ट ही वहीं पर हाँ, तो मैं वहीं पर रिएक्ट करता हूँ। पर ठीक है, मेरी कहानी तो ऐसा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, या एक कहते हैं कि मैंने वो कहावत है ना, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, जो हुआ सो भला। नहीं, मेरा होगा जैसे होगा वही सबसे। अब अगर मैं इसको अंत नहीं मानूं तो मेरा अंत बहुत भला नहीं रहा। और कई लोगों कहानियों का अंत भला नहीं रहता है, पर ठीक है, जो हुआ उसको मैंने। मोटे तौर पे 50 साल के बाद पत्रकारिता में नौकरी नहीं है। नहीं, पत्रकारिता में नौकरी कभी भी नहीं है। नहीं, मैंने शुरू में जो बच्चे नौकरी किसको, नौकरी क्या?
हाँ, मैंने एक फिक्स सैलरी मिले और जो मिनिमम वेजेस से ज़्यादा हो। नहीं, पत्रकारिता में जो कुछ भी है उसको मैं नौकरी मानता ही नहीं हूँ। पत्रकारिता में, और जिसको पत्रकारिता में आना भी चाहिए उसको नौकरी सोचकर नहीं ही आना चाहिए, क्योंकि ये एक नौकरी नहीं है। ये आपके शौक़ के बदले मिलने वाला आपको मासिक मैंने पेमेंट हो सकता है। इसको आप नौकरी मान कर आएंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। ये वो काम, जैसे डॉक्टरी को मैं नौकरी नहीं मानता हूँ। आप डॉक्टर हैं, लेकिन एक मिनिमम गारंटी तो होनी चाहिए ना। मैं आंख में आंख डाल के प्रधानमंत्री के सवाल पूछूं, हाँ, मुझे सैलरी भी ना मिले, ये जो बच्चे का एडमिशन ना हो, मैं बच्चे का एडमिशन इसमें करवा सकता हूँ क्योंकि मैं प्रधानमंत्री से। एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे, आप मेरे से बहुत मतलब मैं आपको करेक्ट नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का जो हौसला होता है ना, वो मालिक नहीं दे सकते आपको। वो तो सरकार ही देगी, डेमोक्रेसी देगा आपको, सिस्टम देगा। तो वो तो सिस्टम का सिस्टम संबंधी दोष है। सिस्टम ही बनाएगा कि एक जर्नलिस्ट को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए या फैसिलिटी, जैसे आपको कितनी भी सैलरी मिलेगी। प्राप्त पत्रकारों को सरकारी घर मिलता था, मैंने रेल टिकट में रियायत वगैरह वगैरह, और इसको जोड़ दिया जाता था कि इससे सरकार के पक्ष में हो जाते रिपोर्टर। तो ये सही है कि गलत है वो सब अलग बात है नहीं, लेकिन एक बेयर मिनिमम मुझे खड़े होकर के मैंने, अगर मुझे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने जाना है तो मैं साइकिल से तो नहीं जाऊंगा ना, या बस से तो नहीं जाऊंगा, नहीं पहुंचूंगा ही नहीं वहां तक। किस पैदल पहुंच करके क्या इंटरव्यू करूंगा? नहीं, आज के ज़माने में कोई साइकिल पैदल नहीं जाता है। खैर ये बात तो आज मेट्रो से भी जाना मुश्किल है। मेरे मैं तो पत्रकारिता में जब आया था तो मेरे एक आदर्श थे, भोपाल में थे, और मैंने राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे, और वो टायर का चप्पल पहने के गए थे उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने सवाल पूछा था, मैं उनके साथ गया। शहर में तो संभव है। मैं फैसिलिटी की तरफ नहीं जाता हूँ। ये जो सुविधा आप कह रहे हैं ना, देखिए मैंने क्या कहा कि अगर चैनल का मतलब बिजनेस है तो फिर जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा स्टेक होगा और उतने झुकने की गुंजाइश होगी। ये तो हंसब ठठाई गाल फुलाई हो नहीं सकता कि आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, सरकार से रेवेन्यू भी चाहते हैं आप, और आप चाहते हैं कि मैं सरकार के खिलाफ में आंख भी डाल दूंगा। ये संभव नहीं है, ये सब ड्रामा है कि कोई एक पत्रकार ने आंख में आंख डाल दिया, पूछ लिया, किसी ने बात कर ली, ये सब कुछ मतलब ये सब कुछ नूरा कुश्ती है। हकीकत की दुनिया में क्या है कि आप नहीं पूछ सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। जब आपको सरकार के भरोसे ही अपना धंधा करना है तो आप नहीं पूछ सकते हैं। आज आपको फेसबुक ही बोल दे कि आप नहीं लिख सकते हैं, आप फेसबुक में मैं लिख देता हूं, लेकिन वो किसी को पढ़ने नहीं देता, उसको रीच आपकी रीच नहीं होती है। तो ये सिस्टम जो है सो आपको प्रोवाइड कराता है वो सुविधा, वो सुख। जैसे कि आप लोग को सिस्टम के लिए लड़ना चाहिए। पत्रकारिता का मूल मोटिव ही सिस्टम से लड़ाई है। तो अब हम लोग हम लोग आडंबर रच रहे हैं कि हम जो है सो टीवी चैनल में हैं। नहीं, डज नॉट मीन कि आप टीवी चैनल में हैं तो आप वो करने नहीं, ज़्यादा कम तो एक अलग कहानी है। ये एक अलग कहानी है। कम पैसे की बात ही बिल्कुल अलग है। बेसिक चीज़ ये है कि आप पत्रकारिता में आए हैं तो अगर आपको सिस्टम वो सुविधा देता है, आप इंग्लैंड में होते हैं या अमेरिका में डेमोक्रेसी है फॉर दैट मैटर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई आपको इसके लिए थोड़ी सजा दे देगा। आपको जो वहाँ के जो बाइडेन है वो थोड़ी आपको क्वेश्चन कर देंगे, तुमने मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछा था, या सरकारी घर खाली करवा लेंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे। आपके प्रति सिस्टम जो है सो सिस्टम, आप एक इसको ऐसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि क्या आपका बेटा आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप उसको पीटने लगेंगे? वो सवाल ही आपसे तब पूछेगा, या आप गलत करेंगे तो वो आपको आगाह करेगा, पापा आप गलत कर रहे हो, जब आप उसको पीटने नहीं लगने की गारंटी देंगे। जब वो उसको मालूम है कि पीट बैठेंगे तो नहीं पूछेगा आपसे। तो ये डेमोक्रेसी जो है सो उस पैटर्न पर होनी चाहिए। और जो डिबेट है कि चैनल बिक गए हैं, चैनल बिके नहीं हैं। चैनल जो है सो ना बिके हैं ना खरीदे गए हैं। चैनल उन्हीं लोगों को दिए गए थे जो बिजनेस करना चाहते थे, जो इससे पैसा कमाना चाहते थे। मैं तो किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि प्रॉफिट बेस्ड वो कभी भी चैरिटी का काम नहीं कर सकता है। ये बेसिक रूल है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापारी हैं, आप कपड़ा बेच के धन कमा सकते हैं, आप न्यूज़ बेच कर धन कमा सकते हैं, कोई आदमी डॉक्टरी करके पैसे मतलब अस्पताल खोल के कमा, वो धंधा है। तो अगर आप इसको चैरिटी नहीं रखते, आप इसको कहते हैं कि ठीक है आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, हमें डर नहीं लगता है, मगर ये कौन कहेगा जब सिस्टम ठीक होगा? तो सरकारें अपना इस्तेमाल करती हैं और वो इस्तेमाल कर रही हैं अपने हिसाब से करती हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई मतलब आपने मुझसे सवाल पूछा, हालांकि इंटरव्यू मैं आपका लेने के लिए बैठा था, आपने मेरा ले लिया इंटरव्यू। लेकिन हम पुरानी बातें हम लोग बहुत याद करते हैं, बहुत सारी हम ही लोग ठीक से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें तो लगता है कि हमको और आपको मिलकर एक शो शुरू कर देना चाहिए, संजय द्वय। हाँ, मैंने हम लोग कुछ काफ़ी विषयों पे हम लोग ठीक से बात कर सकते हैं, गरम ठंडा करके। गरम ठंडा रहेगा। हाँ, गरम ठंडा करके हम लोग ठीक से लोगों को। अच्छा, आपको गुस्सा जल्दी आता है क्या? अब नहीं आता है, मुझे पहले बहुत जल्दी गुस्सा आता था। हाँ। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, और बिना गुस्साए भी
और बहुत मीठे मीठे भी बढ़िया से गर्दन उतारी जा सकती है। वो तो मेरा वाला गुण आपने सीख लिया है मतलब। नहीं, वो मैंने ये तो मैं बहुत पहले से जानता था इस विद्या को, मैं आपको बोलता भी था, आप इतने जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हैं? तो हाँ, नहीं, अब मैं गुस्सा नहीं होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि गुस्सा होने का बहुत बड़ा नुकसान होता है कि अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और आपको अपनी बात जब कहनी हो तो आप आराम से भी कह सकते हैं। नहीं, वो भड़ास निकल जाता है, उस पर फेसबुक पे निकाल देता हूँ तो एकदम ठीक रहता है। मतलब जो भी गुस्सा है वो सब निकल जाता है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलिए, कुछ अभी बातचीत खत्म, बहुत लंबी हो गई है, लेकिन बहुत सिंपल से एक सवाल पूछ, 2-3 सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे मैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे अधिक खुशी का पल कौन सा था? खुशी के बाद तो बेटे को नौकरी मिली और बेटा मतलब बहुत बढ़िया कर रहा है। वो तो वो एक पल नहीं है, वो पूरा मतलब जब से बेटा नौकरी कर रहा है, जब से उसका जिस दिन एडमिशन हो गया और फिर जिसके बाद उसको नौकरी मिलती गई और वो अच्छा करता गया, तो लगातार खुश हूँ मैं। तो बेटे की तरक्की से बाप का सीना चौड़ा है। तरक्की नहीं, मतलब हाँ, वो सेटल हो गया तो मुझे लगता है कि मैंने वो क्रेडिट दे दुनिया दे न दे, वो तो मेरे ही चलते हुआ और नहीं तो किसने किया, किया तो मैंने ही है। सब कुछ माने ना माने, सैड मूवमेंट कौन सा रहा आपकी ज़िंदगी में? सैड मोमेंट जब मम्मी की डेथ हुई तो वही सबसे बुरा था, उससे ज्यादा कुछ। माँ का और चले उसको जाना। अभी भी याद करते हैं। कितनी उम्र थी माँ की तब जब गई थी वो? 75। आप भी मेरी तरह माँ को लेकर के बड़ा पॉजिटिव सा मतलब रखते हैं नहीं, तो। तुम्हारी माँ तो बहुत बचपन में चली गई थी, मेरी माँ बहुत हाल तक। और देखिए, मैं आपको बहुत बार उनकी चर्चा करते हुए, नम होते हुए देखता हूँ आपको बहुत। हाँ मतलब माँ की जब भी बात होती है तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं आप भी। हाँ, बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थे हम लोग। हाँ, अचानक हो गई थी उनकी डेथ। हम्म। आपको 2 बार कोविड हुआ, आप उतना नहीं टूटे कभी, मैंने नहीं देखा आपको इस तरह। आप हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन करते थे, नहीं नहीं, कोविड में तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन माँ के मरने के बाद बहुत तकलीफ हुई आपको। तकलीफ से वही था, तकलीफ से वही था। और बाकी कोई तकलीफ से मतलब जैसे पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में थी, पता था काफ़ी पैसे लग रहे हैं, तो भी मुझे पता था कि सब लोग हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और चल जाएगा। लेकिन माँ की कमी कोई। वो बात, ज़िंदगी में कोई चिंता सताती है आपको कभी? नहीं, अब कोई नहीं। अब कोई चिंता नहीं सताती आपको? नहीं, मैंने मुझे लगता था कि पहले की पेंशन नहीं मिलेगी, बहुत बचत नहीं है तो क्या होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा जिनके पास है वो कम परेशान नहीं है, या मुझसे कम जिनके पास है वो कम खुश नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो आपका स्वभाव है कि आप कैसे खुश रहते हैं। पैसे का संबंध खुशी से तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, पैसे से नहीं है। तो मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं है। बाबा ने अपना एक फ्लैट है, उसकी इतनी कीमत है कि मैं उसको बेच दूँ तो उसके ब्याज से मेरा काम चल जाएगा। उससे ज़्यादा मेरा खर्चा पहले नहीं था, तो अब क्या होगा। और खर्चा तो लगातार कम ही हो रहा है। बुढ़ापे में कोई बीमारी हो जाए तो अलग बात है, तब खर्चा बढ़ेगा। वो तो एक लेकिन वो मेरे हाथ में हेल्थ इंश्योरेंस तो रखा होगा आपने? हाँ हाँ, वो तो है, सब है, वो सब। मतलब एक हेल्थ इंश्योरेंस है, एक मकान है। तो आज एक बात और याद आ गई मुझे, आपके पास एक पीले रंग का स्कूटर हुआ करता था। हाँ, वो अभी भी है। कितने साल हो गए? बहुत तकलीफ दे है कि सरकार ने उसको चलाने देने से मना कर दिया है। मैं ढूंढ रहा था कि मैं उसको, वो क्या होता है एंटीक, पुरानी गाड़ियों को जो कहते हैं एंटीक। एंटीक नहीं, गाड़ियों का कुछ और होता है जो कार का, पुरानी गाड़ियों का चलता है कभी कभी। कारों के लिए कुछ और कहते हैं। एंटीक रैली होती है ना वो? एंटीक नहीं, उसके लिए कोई और वर्ड है। विंटेज। विंटेज कार्स, हाँ। हाँ। तो विंटेज कार्स होते हैं, कुछ विंटेज स्कूटर्स भी हैं कुछ लोगों के पास। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने स्कूटर को विंटेज बनवाऊं, और मैंने बात भी कर ली थी कि ग्वालियर में, मतलब दिल्ली में तो जाहिर है पुराने स्कूटर को चला ही नहीं सकते। तो लेकिन अब ग्वालियर भेजने के लिए मतलब उसको आप ट्रक से भेजिए, फिर वहाँ से रिपेयर करवा के लगाइए, और फिर यहाँ चला ही नहीं सकते। तो कितने साल हो गए स्कूटर के? मेरा अभी तक है, 21 में स्टार्ट होता है, अभी भी चलाता हूं। 30 साल हो गए स्कूटर के? ज़्यादा ही हो गए। मैंने उसी साल खरीदा था, 95 में खरीदा था मैंने। अच्छा। 95 में खरीदा था और है अभी चल रहा। एक समय था हम दोनों लोग पास स्कूटर हुआ करता था, हम दोनों लोग स्कूटर से घूमते थे, और हमारे स्कूटर के अब 100 दिन हो गए तो हम लोग रुक करके पार्टी करते थे। क्या 100 दिन हो गए तो लोग पार्टी करते हैं। वो पहला वाला स्कूटर, ये तो दूसरा था। पहला वाला स्कूटर हम लोगों ने खरीदा था जब 15 अगस्त को हम लोगों ने कहा था प्रभास जी से कि दिलवा दीजिए, और प्रभास जी ने कहा कि मैंने लोन नहीं हुआ, तो मैंने कहा था कि 15 अगस्त तक करवा दीजिए, उन्होंने नहीं करवाया, तो 17 को मैंने खरीद लिया था। तुमने शायद 15 से पहले ही खरीद लिया था। तो उसके बाद ये जब वो स्कूटर खराब हुआ तो हमने दूसरा खरीदा, और वो अभी तक चल रहा है। तो हमारी बातचीत जो है सो ऐसे करता रहूं तो सारा दिन कर सकते हैं हम लोग की बातचीत का अंतहीन है। हम लोग तो मतलब 12-12 घंटे बातचीत करते रहे हैं, पर टेलीविजन ये एक वो मतलब कैमरे की एक अपनी सीमा होती है, उसकी मेमोरी कार्ड की एक सीमा होती है। तो इस बातचीत को यहाँ विराम दे रहा हूँ। संजय सिंह से फिर मिलेंगे। संजय सिंह मेरी नज़र में देश के उन अग्रणी पत्रकारों में से एक हैं
जिनको जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए था शायद वहां तक नहीं पहुंचे, और ये उनकी अपनी तमन्ना थी शायद कि हम नहीं पहुंचे वहां तक। और अपनी ज़िंदगी में मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, संजय सिंह कोई आसमान का सितारा नहीं है, रुपहले पर्दे पर भी नहीं है, पर मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा रोल है। वो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत कीमती स्टार हैं, सितारा हैं। और मुझे लगता है कि जिसकी भी ज़िंदगी में संजय सिंह जैसे एक दोस्त हों अगर, तो उसको कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ विदा, और हमारी बातचीत जीवन में चलती रहेगी। और जो आपका तेवर है आपका, वो तेवर बहाल रहे, यही दुआ करता हूँ मैं। थैंक यू। बाय बाय, सी यू, टाटा, नमस्कार।